नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में फर्स्ट वीक में शायद आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का पेपर कब कब है, शायद मे बी, है ना। लेकिन सोशल वर्क का जो भी मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की वीडियो का प्लेलिस्ट और कंटेंट प्रोवाइड करा रखा हो, उसे आप लोगों को बराबर देखते रहना है ना। यदि उनमें कहीं कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए, या क्लास शुरू होने से पहले भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस पर आप लोगों से विचार विमर्श कर सकता हूँ उस टॉपिक को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुका है। इसकी प्लेलिस्ट आपको दिसंबर जो बनाया गया है टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पर इसका पूरा टोटल प्लेलिस्ट और यूनिट के क्रम में ही पूरी यूनिट की एक साथ पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। यूनिट नंबर 2 की पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को जिनका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में है, यूजीसी वाले बच्चों को बता रहा हूँ, उनके भी ग्रुप में मैंने डाल दिया है इस पीडीएफ को। देखे रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। तो आज की टॉपिक हमारी है परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस। देखिए, कल मैंने आप लोगों को सामाजिक संरचना के बारे में बताया था, और मैं एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप सबको ये चीज़ें याद रहें। सामाजिक संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता होती है, वही सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है ना। अलग अलग विद्वानों की परिभाषा के रूप में मैंने बताया भी था, और कहा था कि सामाजिक संरचना एक बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है वो खंडन का पार्ट है, या व्यवस्थित क्रम विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, एक अस्थाई अवधारणा है। यहाँ विघटन के जो एलिमेंट होते हैं वो भी पाए जाते हैं सामाजिक संरचना में। तालकाट पार्सन्स महोदय ने 4 प्रारूपों पर बताया था। एक था सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप, और दूसरा था सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप। जो सामाजिक स्वरूप था, यहाँ बेसिकली एक प्रकार की क्रियाएं थी अर्जित, है ना। अर्जित कोई मूल्य के कारण व्यक्ति को कुछ निश्चित पदों की प्राप्ति होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि अर्जित किया स्वरूप। इसलिए वो समाज को रिलेट कराता है। हम इसे सामाजिक स्वरूप भी कह सकते हैं और अर्जित भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कहा था प्रदत्त। ये देखिए, सार्वभौमिक मूल्यों के अपेक्षा विशेष सामाजिक मूल्यों की प्रमुखता को दर्शाता है ना। इसको पर्टिकुलर किसी एक एरिया पर बात करने लगता है ये, जहाँ सामाजिक संबंधों पर क्रियाएं जो होती हैं बेस हो जाती हैं, या उसी पर आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार से रिलेट हो जाना। हालांकि ये प्रतिमान जो है बहुत ही बेसिकली उत्तम माना जाता है, सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप प्रतिमान। और इस प्रतिमान के अंतर्गत अतीत और भविष्य से संबंधित दोनों प्रकार के आदर्श जो प्रतिमान होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी कभी आप सभी से अतीत की बात हो रही हो या भविष्य की बात हो रही हो समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो केवल अतीत और भविष्य, क्योंकि ये अतीत में वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, भविष्य में वो घटनाएं घटित होने वाली हैं। यानी इसका मतलब है कि वो पहले से इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर पहले से है तो प्रदत्त है, वो पहले से क्या है, प्रदत्त है। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे प्रदत्त में, सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप में। एक इसमें आता था अर्जित सामाजिक, और चौथा जो होता था वो प्रदत्त सामाजिक। इस अर्जित सामाजिक वाले में वही प्रोसेस जो यहाँ पर आपने पद को ग्रहण किया है,
जिसमें सार्वभौमिकता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ केवल आप एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पार्सन्स के अनुसार कहा गया कि प्राचीन भारतीय और चीनी सामाजिक संरचना की जो श्रेणी आती है वो इसी के अंतर्गत आती है। अर्जित मूल्यों का समावेश करके सामाजिक संरचना के प्रतिमान बनाए जाते हैं। अर्जित मूल्यों को एक बार आपने कोई चीज़ें सीख लिया, वैल्यूज सीख लिया और उसी पर आपने एक मॉडल दे दिया, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो अर्जित सामाजिक स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन ये जो अर्जित है सामाजिक वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसमें आप केवल याद रखिए कि सार्वभौमिक और अर्जित प्रकार के सामाजिक मूल्यों का समावेश तो होता है ना, लेकिन मूल्य के कारण पदों को वो अर्जित करता है, उसकी वजह से ये सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप होता है। कारण यहाँ रीजन है, यहाँ कारण है, यहाँ कारण नहीं है। यहाँ तो बेसिकली अर्जित मूल्यों का समावेश करके सामाजिक संरचना का प्रतिमान प्रस्तुत होता है, इस वाले थर्ड वाले में। चौथे नंबर पे सामाजिक संरचना का अंतिम प्रारूप बेसिकली विशेष और प्रदत्त सामाजिक मूल्य का संयोग से बना होता है। नैतिकता का महत्व इस प्रकार के संरचना की एक विशेषता को दर्शाता है। तो इस सामाजिक संरचना में रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर आधारित होता है। यह रक्त संबंध जो बेसिकली है उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हो सकता कि अब इसका रक्त ही बदल दो, है ना, इसका जो रिलेशन बना हुआ है कि अब इसका रिलेशन ही बदल दो। यदि आप ऐसा करते हैं, अच्छा ये तो होगा ही नहीं, पहली बात। बाय द वे यदि ऐसा होता है तो वो अर्जित का पार्ट बनेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रक्त संबंध शब्द आ गया, रिश्तेदार शब्द आ गया, स्थानीय समुदाय आ गया, तो वो चीज़ें प्रदत्त होती है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनको मिला हुआ है। तो ये चार बातें इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब देखिए आगे स्टेटस पर। स्टेटस परिस्थिति बेसिकली किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है मुझे प्लीज? सर, किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को समाज में जो स्थान प्राप्त होता है ना, उसी को बोलते हैं परिस्थिति, स्टेटस। स्टेटस, ओके। चलिए और भी कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा परिस्थिति? सर मैं भी सर इसराज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए परिस्थिति एक प्रकार के शब्दों में आपने अभी भी कहा कि स्टेटस, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि इस स्टेटस शब्द को एक प्रकार से आप परिस्थिति होने की अवस्था को दर्शा सकते हैं या प्रस्थापन शब्द को दर्शा सकते हैं आप। तो किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है ना। किसी अवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त हुआ वही उनकी परिस्थिति बन गई। अरस्तु एक विद्वान है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स पुस्तक में परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप जो देने वाला विद्वान था वो राल्फ लिंटन था। तो परिस्थिति में अरस्तु का नाम अभी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन यदि आप लेक्चर ले रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत करें तो बहुत अच्छी बात है कि सर्वप्रथम तो अरस्तु के किताब में ही देखने को मिला, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर किसी विद्वान ने डाला है तो वो राल्फ लिंटन ने डाला है। विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इन्होंने इसे अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ मैन सन 1920 में परिस्थिति शब्द को जिक्र किया था राल्फ लिंटन ने। बाद में इसी परिस्थिति और भूमिका पर विचार करने वाले विभिन्न विद्वान आए। आर.के. मर्टन, हिलर, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस, मुर्रे इत्यादि ऐसे प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी सकारात्मक भूमिका प्रस्तुत किया है परिस्थिति में, है ना।
तो ये कुछ विद्वानों के नाम बता सकते हैं, लेकिन आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम अगर देंगे तो राल्फ लिंटन का नाम आप लोग प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि एमपी सेट के अगर स्टूडेंट हैं तो आप जरूर ध्यान रखेंगे ऐसे शब्दों का। प्रत्येक समाज एवं समूह में व्यक्ति एक विशेष समय में कोई ना कोई स्थान व पद धारण अवश्य करता है, ये बात आप जानते हैं। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक ही व्यक्ति का एक क्षेत्र में पद नीचा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक हरिजन सेना में, ठीक है, मेजर होने के कारण ऊंचे स्थान पर हो सकता है, ठीक है। तो वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था के सोपान में इसे निम्न स्थान भी प्राप्त है। हरिजन बेसिकली एक अनुसूचित जाति को रिलेट कराते हैं, एक ऐसी कास्ट है जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर वो सेना में मेजर पद पर है तो इसका मतलब है कि उसे एक ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन अगर आप जातीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसे निम्न स्थान प्राप्त है। तो जब प्रत्येक समाज में और समूह में व्यक्ति एक समय में विशेष रूप से, अगर मैं बात करूं, कोई ना कोई उसको स्थान या पद मिला हुआ है, ठीक है, तो कोई उच्च पद पर आसीन है व्यक्ति, तो वही व्यक्ति कहीं हो सकता है वो निम्न पद पर भी हो। समाज में जैसे यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि एक क्षेत्र में वो पद उसका नीचा है, तो समाज में वो बेसिकली जाति ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ आप उसे दर्शा सकते हो कि भाई नीचे पद पर है। तो इस तरह हर एक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई स्थान या पद अवश्य होता है। इसी पद को समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति कहते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा परिस्थिति को परिभाषित किया गया है, जो परिभाषा निम्न तरीके से नीचे दी जा रही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, परिभाषा पे जिक्र कर रहे हैं। राल्फ लिंटन परिस्थिति के क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। क्यों? बात सत्य है? प्लीज। यस, ये बात सत्य है जी सर। लेकिन अगर मैं आपसे इसी परिस्थिति पर बातचीत कर रहा हूँ, मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को समझना है। तो देखिए, कहा कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। ये बात राल्फ लिंटन कहते हैं, ये बात राल्फ लिंटन के द्वारा बताई गई है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना भी है ना। कहने का आशा ये है कि विशेष व्यवस्था में स्थान जिसे व्यक्ति किसी दिए हुए समय में प्राप्त करता है, उसी व्यवस्था के अनुसार उसकी परिस्थिति की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब यही है कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त हुआ, उसी व्यक्ति को परिस्थिति होती है। उसी व्यवस्था के अनुसार उसकी परिस्थिति की ओर संकेत कर रहा है, इसका मतलब यही है। तो वह परिस्थिति की परिभाषा है। किंग्सले डेविस एक विद्वान है, इनका भी नाम कभी कभी देखने को मिल जाता है परिस्थिति में भी। और यहाँ इन्होंने कहा है कि परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है जो समाज जनरीतियाँ एवं रूढ़ियों से मान्य होती है। मतलब संस्थात्मक व्यवस्था है, किसी पद की सूचक क्रियाएं हैं जो समाज जनरीतियाँ एवं रूढ़ियों से मान्य होती हैं। ये परिस्थिति की डेफिनेशन दर्शाते हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक और परिभाषा देख लीजिए केवल आगबन और निम्काफ के बारे में। आगबन निम्काफ कहते हैं कि परिस्थिति किसी भूमिका और भूमिकाओं के संकलन के द्वारा समूह के निर्दिष्ट क्रमबद्धता पद को प्राप्त करता है, वही परिस्थिति कहलाती है। दूसरी डेफिनेशंस भी है, परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना जाता है। और एक है, परिस्थिति समूह में व्यक्तियों के एक पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसको कई तरीके से आगबन और निम्काफ के द्वारा ये डिफाइन किया गया है परिस्थिति को लेकर। ठीक है, एक परिभाषा और देख लीजिए, यहाँ पर जो है नाम आता है परिस्थिति में बीरस्टीड का नाम। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। ये परिभाषा भी अगर किसी ने बोला है तो वो बीरस्टीड के द्वारा ही बोला गया है। क्या है परिभाषा? फिर से सुनिए।
सामान्यता एक परिस्थिति, समाज अथवा एक समूह में एक पद है, वो क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परिस्थिति के बिना भूमिका नहीं होती है। बात सही है, क्योंकि इन्होंने कह दिया ना कि सामान्यता एक परिस्थिति, समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो जब पद नहीं होगा तो भूमिका कहाँ से बनेगी? और भूमिकाओं के बिना परिस्थिति होती ही नहीं, और ये बात सत्य है ना? तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। राल्फ लिंटन ने अभी भी, मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया है, यहाँ पर भी देख सकते हो, प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष प्रकार की भूमिका से संबंधित है। ये भी परिस्थिति का पार्ट है। अब परिस्थिति की थोड़ी सी आप यहाँ पर जो है विशेषता देख लीजिए, ठीक है? उसकी क्या क्या विशेषता होती है परिस्थिति, ठीक है? प्लीज अब ध्यान से देखिए। परिस्थिति सापेक्षिक होती है, अर्थात हमेशा दूसरों के संदर्भ में होता है परिस्थिति, है ना? दूसरों के संदर्भ में होती है परिस्थिति। जैसे देखिए, परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, तो एक प्रकार से दूसरों को ही संदर्भित करने की संदर्भ में आ रहा है ना? ये दूसरा ही परिप्रेक्ष्य बेसिकली यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एरिल मेरिल ने बताया था ऊपर में। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बिल स्ट्रीट के द्वारा भी, और साथ ही साथ आप राल्फ लिंटन की परिभाषा को डिफाइन भी करके आप कह सकते हैं परिस्थितियां सापेक्षिक होती हैं, अर्थात हमेशा दूसरों के संदर्भ में ही होती हैं। परिस्थितियां समाज की आवश्यकताओं का परिणाम होता है, स्टेटस है ना, जाहिर सी बात है, रिजल्ट पर ही बात करने वाला है। परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, अर्थात कोई परिस्थिति बिना प्रतिष्ठा के नहीं होती है, इसलिए प्रतिष्ठा को परिस्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता है। प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है परिस्थिति से। परिस्थिति तथा भूमिका को अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात जहाँ जहाँ परिस्थिति है वहाँ वहाँ भूमिका भी है, वहाँ वहाँ भूमिका है। आप देखो, बिल स्ट्रीट ने क्या बोला था कि परिस्थिति के बिना भूमिका नहीं होती है और भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं होती है। हम साफ शब्दों में इस विशेषता को यहाँ पे रख सकते हैं बिल स्ट्रीट की परिभाषा को रिलेट करते हुए। परिस्थिति समाज के स्तरीकरण की सूचक है, अर्थात कुछ लोगों की परिस्थिति निम्न है तो कुछ उच्च भी होती है, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी था शुरुआत में, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, परिस्थिति के कुछ टाइप होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों के स्वरूप में अगर जब मैं भी कभी बात करूं आप लोगों से, मुख्यतः उसको दो ही वर्गीकरण में डिफाइन किया गया है। और दो आपको कौन कौन से मिलेंगे जो मुख्य रूप से मिलते हैं? दो बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट? प्रदत्त और अर्जित। बिल्कुल, प्रदत्त और अर्जित, आपने सही जवाब दिया है, प्रदत्त और अर्जित। पहले यहाँ पर ये प्रदत्त और ये अर्जित सुन लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ राल्फ लिंटन का, ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे, ठीक है? तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ये वो परिस्थिति है, ये वो परिस्थिति है व्यक्ति को जन्म से ही प्रदान की जाती है। जन्म से ही क्या होती है? प्रदान की जाती है, ठीक है? जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी जाति की समाज में मान्यता के अनुसार उस व्यक्ति का पद निर्धारित हो जाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? होना भी चाहिए भाई, वही तो प्रदत्त है। क्या मेरी आवाज आप लोगों को समझ नहीं आ? जी सर, जी सर, आ रही है सर। यस सर। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि इस प्रकार का पद समाज के द्वारा जन्म से ही प्रदान किया गया है। जैसे देखिए, इस प्रदत्त या अवलोकित परिस्थिति का आधार, इसे हम लोग अवलोकित भी बोल देते हैं, अवलोकित भी बोल देते हैं प्रदत्त को। तो जैसे इस परिस्थिति के आधार पे ना, आयु एक एग्जाम्पल आता है, आयु इसी का उदाहरण है, लिंग इसी का उदाहरण है, ठीक है भाई? और परिवार भी आप कह सकते हो इसी का उदाहरण है, ठीक है? ये काफ़ी 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस रहे हैं
परीक्षा के दृष्टिकोण में ज़्यादातर एग्जाम में जो आया है वो आयु आया हुआ है। तो आयु जो है ना प्रदत्त है, ये प्रदत्त है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार की परिस्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह परिस्थिति समाज और समूह व्यक्ति को जन्म से ही उसकी जाति, उसकी आयु, उसका लिंग यानी जेंडर, उसके पद के अनुसार प्रदान कर दिया जाता है कि नहीं। लेकिन बात अब आपके मन में आ रही होगी कि सर अर्जित क्या होता है। सर इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताएं सर एक बार, आयु को इंटरलिंक करके प्रदत्त से सर। देखिए प्रदत्त बेसिकली यह परिस्थिति समाज और समूह के द्वारा व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। तो इसके द्वारा व्यक्ति को ना जन्म से ही उसकी जाति, उसकी आयु, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आयु उसकी जैसे शैशवावस्था की बात करते हैं, फिर उसके बाद आएगा आपका बाल्यावस्था, फिर उसके बाद आपका आएगा किशोरावस्था। ये सार्वभौमिकता सत्य पर आधारित है, यह ऑलरेडी उसको मिला, ये इन अवस्थाओं से वो व्यक्ति गुजरेगा, है कि नहीं। एक दिन वो वृद्धावस्था में आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, है ना। ये इन आयु से बेसिकली क्या है, उस आयु से ये गुजरेगा, उन अवस्थाओं से गुजरेगा, है ना। तो ये बेसिकली निर्धारित है। अब ऐसा थोड़ी है कि बाल्यावस्था, आप किशोरावस्था में इस समय होंगे या मान लो प्रौढ़ या युवावस्था में है, आप सोचते जरूर होंगे कि मैं शैशवावस्था या बाल्यावस्था में किस तरीके की गतिविधि कर रहा था। क्या आप उस अवस्था में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। नहीं सर, नहीं जब सर। आप उसे अर्जित नहीं कर सकते हो तो फिर हम कह सकते हैं कि आयु जो है बेसिकली प्रदत्त है। अर्जित वो चीज़ें होती है जहां हम दोबारा जा भी सकते हैं, जहां उसको एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आप अपनी योग्यता को, योग्यता हो गया, परिश्रम हो गया, कार्यकुशलता हो गया, ये समाज अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार स्थान प्राप्ति में व्यक्ति को अपनी कार्य कौशल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भाई जितना बढ़िया मेहनत करोगे, जितनी अच्छी तैयारी करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये अर्जित पर होगा, बिल्कुल ये अर्जित पर ही बेसिकली शब्द जो है दर्शाया गया है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसके प्रदत्त पर सर, अरे योग्यता वगैरह प्रदत्त, अर्जित पर प्रदत्त हो ही नहीं सकता, अर्जित पे होगी प्रदत्त हो सर। ही नहीं सकता जो चीज़ें अर्जित पर हो। जी सर, मैं आयु की सोच रही थी ना। हाँ आयु तो आपको उसी पे होगा, प्रदत्त पे। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें ना अंतर बहुत पूछा जाता है। देखो अगर प्रदत्त परिस्थिति, आयु, लिंग, परिवार, जाति, जाति किस में आएगी, प्रदत्त पे आएगा। तो अगर इस पे प्रदत्त है तो अर्जित परिस्थिति क्या हो सकती है, शिक्षा, हाँ सर, योग्यता, अनुभव, अवसर इत्यादि। इसका तो बहुत एग्जाम्पल है ना। ये चीज़ें बेसिकली अर्जित का पार्ट बन जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति परंपराओं पर आधारित होता है, परंपरा, संस्कृति वगैरह पे, है कि नहीं। परंपरा से चली आ रही, भाई हमारी परंपरा चली आ रही, इस तरीके की चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, तो परंपरा है। लेकिन अर्जित परिस्थिति ना पूर्ण रूप से निश्चित होती है। अब ये अलग की बात है कि आप परंपरा फॉलो नहीं कर रहे, आप दूसरी रणनीति अपना रहे हो, दूसरा कल्चर अपना रहे हो, वो आपका एक्वायर को रिलेट करा देगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राल्फ लिंटन विद्वान, जिन्हें कहा गया परिस्थिति के जनक, सन 1936 में परिस्थिति के 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो प्रदत्त है, दूसरा अर्जित है। प्रदत्त को आपको भी मैंने जो बताया वही है। समाज व्यक्ति शिक्षा को ध्यान में ना रखकर व्यक्ति एक पद प्रदान कर लेता है, उसे प्रदत्त कहते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो आयु हो गया, लिंग भेद हो गया, और नातेदारी हो गया, जन्म हो गया, शारीरिक विशेषता हो गया, जीवित प्राणी हो गया, ये सब क्या है, ये प्रदत्त हो गए। अर्जित में व्यक्ति अपनी योग्यता प्राप्त करता है, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धि, सांस्कृतिक विशेषता, ठीक है। यहाँ पर सांस्कृतिक विशेषता में रिप्रेजेंट किया गया टीवी, कूलर, पितृत्व, मातृत्व, ये सब इसे प्राप्त होता है ना, व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये है कि नहीं। तो इन प्रक्रिया में बेसिकली ये अर्जित परिस्थिति का पार्ट बनता है। सर जी सर इसको पितृत्व और मातृत्व को समझाना सर कैसे मतलब रिलेट हो रहा है। ये सर बड़ा आसान है। मेरा कहने का मतलब पितृत्व और मातृत्व है, मतलब जैसे देखिए उसे पिता, वो उसने बेसिकली, जैसे अब आप देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा एडॉप्ट करने वाला, गोद लेने वाली प्रक्रिया में, है ना, गोद लेने वाली प्रक्रिया में
तो जैसे यहाँ पे उसने अर्जित किया, या आप इस कंडीशन में कह लीजिए कि व्यक्ति पिता बन गया, व्यक्ति माता बन गई, इसने क्या किया है बताओ? जिसे जन्मजात थोड़ी मिला है उसको, ये तो उसे प्राप्त हुआ है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी बच्चे को गोद लेने में आपने पितृ वाला प्रक्रिया को अर्जित कर लिया, वो पितृत्व का पार्ट आ गया, मातृत्व के रूप में रिप्रेजेंट। लेकिन सर ये तो सेकंड कंडीशन हुई ना सर, नेचुरल कंडीशन जो है वो तो वही है ना प्रदत्त वाली। नेचुरल कंडीशंस में क्या है प्रदत्त में भाई, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म से ही उसके माता पिता मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि बच्चे के लिए अर्जित, माता पिता हुए ना जन्म से, आपके लिए थोड़ी ना, वो तो बच्चे के लिए हुए माता पिता। आप बताइए अपने लिए, आपके बच्चे के हुए तो आपके लिए क्या बनेगा? वो तो बच्चे के लिए बन जाएगा ना माता पिता, उसे वो तो प्राकृतिक नेचर है, वो बच्चे के लिए होगा ना सर। समझ में नहीं आया सर मुझे। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर प्लीज बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि देखिए, अगर आप पिता बन गए तो आप बताओ, आपको ये जन्म से मिला है या आपने अर्जित किया है आप पिता बनने की? हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके हो गया। ठीक है, तो यही चीज है पितृत्व और मातृत्व वाला शब्द, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक आता है काल्पनिक परिस्थिति। वह परिस्थिति व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होती है, अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से प्राप्त की गई होती है, काल्पनिक परिस्थिति है। जिसे देखिए, सिंधी तथा गोस्वामी ने इस दो भागों में बांटा। विशेष परिस्थिति, जिसे डॉक्टर, इंजीनियर, सामान्य परिस्थिति, पिता पुत्र, एक प्रकार से जिसे अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा में अगर बनता है और काल्पनिक नहीं रहेगा तो अर्जित ही बनेगा, ये पार्ट अर्जित का ही है। लेकिन हाँ सर, ये तब बन जाता है जब किसी चीज को हम बेसिकली क्या करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, इमेजिन नहीं। अब देखो बहुत लोग होते हैं ना, खाली पुला भाई हमें इतना 1 करोड़ मिल जाए, हम ये ले लेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये क्या कल्पना है, ये काल्पनिक परिस्थिति उसके पास है ना। इसको इमेजिन के आधार पर बनाया गया है। आप अगर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, अध्यापक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इस तरीके की प्रक्रिया ये आपने कल्पना पर आधारित है, आपकी इच्छा अनुसार है। यहाँ पे देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से प्राप्त की गई है। तो हम यही प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे काल्पनिक ही नाम देंगे, इसे हम लोग जो है काल्पनिक ही नाम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि राल्फ लिंटन के 1936 में जिस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आया था, उसी समय इन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में डिवाइड किया था। अब इन्हीं परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं तो एक अर्जित प्रदत्त से लेकर बेसिकली डिफाइन किया गया है, उनके अंतरों को लेकर। हो सकता है प्रश्न में आपको परीक्षा में बना दे सवाल, आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का महत्व छोटा होता है, सरल होता है, जनजातीय समाज में अधिक होता है, जबकि आधुनिक समाजों में अर्जित होता है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति निर्णय लेने के स्वतंत्र होता है, लेकिन वहीं अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति निश्चित नियमों से बंधा होता है, इसका उल्लंघन करने पर उसे कोई निर्णय नहीं ले सकता। प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूहों की सदस्यता का प्रतीक है तथा अर्जित परिस्थिति ऐच्छिक समूहों की सदस्यता का बेसिकली प्रतीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली था, इजी है, आप आसानी से देख सकते हैं। मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, मैं ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप आसानी से, अब इतने डीप में आने वाला सवाल नहीं है। फिलहाल मैं आपको PDF दे दूंगा, आप PDF जरूर देख लीजिएगा इसकी, ठीक है ना। PDF तो सर आ गई। हाँ, क्योंकि देखिए आपको केवल अर्जित प्रदत्त अगर समझ में आ गया तो आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट का क्लियर है। बाकी मैं PDF आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं, इनके वर्णन मैंने निम्न प्रकार से किए हैं, नीचे आप देख लीजिएगा यहाँ पे, कि श्रेणी समाज में पाए जाने वाले समान प्रतिष्ठा वाले पद। ठीक है, समग्रता को ही एक प्रकार से, समग्रता को ही श्रेणी कहा गया, मतलब श्रेणी समाज में पाए जाने वाले समान प्रतिष्ठा वाले पद। अब समान टीचर वाले हैं तो टीचरों का श्रेणी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की श्रेणी है, ये इन्हीं को बोला गया है ना कि ये श्रेणी है। परिस्थिति प्रतीक, कुछ परिस्थितियों को अनेक प्रतीकों के आधार पर बेसिकली पहचाना जा सकता है ना। जैसे प्रतीक, ये पोशाक हो गया, है ना, स्टार हो गया, श्रृंखला के साधन हो गए, व कोई भी भौतिक वस्तु हो गई, तो ये परिस्थिति प्रतीक होता है। परिस्थिति प्रतीक,
अब भाई देखते होंगे भाई, इंडिया का जब मैच होता होगा उनकी जर्सी पे देखिए लोगो बना होता है ना भाई, सिंबल होता है ये इंडिया का प्लेयर है ना। इसी तरीके का ये बता रही है परिस्थिति का प्रतीक है ये, इसका नाम था, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, हाँ कोशिश सर, कर क्लियर है। रहा हूँ, है ना। एक आता है परिस्थिति संबंध। ये समाज में कई परिस्थितियां जोड़े के रूप में होती हैं, जैसे माता पिता हो गया, पति पत्नी हो गया, प्रेमी प्रेमिका हो गई। ये परिस्थितियां बेसिकली दर्शाता है परिस्थिति संबंध, रिलेशन दिखाता है ये। एक तो इस तरीके से दिख जाएगा, दादा दादी नाना नानी इत्यादि। परिस्थिति एक संघर्ष होता है जब एक ही व्यक्ति को दो प्रकार की परिस्थितियां धारण कर ले, जिसके मानदंड एक दूसरे से भिन्न हो। इसमें एक के पालन करने पर दूसरे की अपेक्षा होती है कि, तो वही परिस्थिति संघर्ष कहलाती है। जज और उसका चोर का लड़का, मतलब देखिए परिस्थिति संघर्ष भी है जब एक ही व्यक्ति को दो प्रकार की परिस्थितियां धारण करनी पड़े, जिनके रूल या मानदंड एक दूसरे से भिन्न हो, अलग अलग हो, और उसमें एक के पालन करने पर दूसरे की अपेक्षा होती है, तो वही परिस्थिति संघर्ष बन जाता है। जज और उसका चोर लड़का, वहाँ उसके लिए संघर्ष का पार्ट बन जाता है। हाँ सर, मतलब ये जज, मतलब जो चोर है सर, जज का ही लड़का है ये। हाँ बिल्कुल, ये संघर्ष का पार्ट है। सर परिस्थिति की इंग्लिश क्या होगी? स्टेटस। स्टेटस। ओके सर। हाँ, अभी जुड़े हो क्या क्लास में मैडम? हाँ हाँ जी सर। अभी जुड़े हो क्लास में? हाँ जी सर। अच्छा जी, चलिए अब देखिए परिस्थिति प्रतिमान या पुंज। एक शब्द एक समाज में एक व्यक्ति की परिस्थितियां धारण करता है, जिसको मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान या पुंज का नाम दे दिया। जैसे एक व्यक्ति का डॉक्टर, पिता, पुत्र, क्लब का सदस्य एक समय में होना। तो कहने का आशा यहाँ पर है कि परिस्थिति प्रतिमान या पुंज, ये इसको डिफाइन किया गया। सर प्रतिमान को सर मॉडल भी कह सकते हैं क्या? मॉडल बिल्कुल वही है, मॉडल ही होता है, मॉडल ही होता है। तो एक व्यक्ति अपने, मेरा कहने का आशा है कि एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है ना। आप देखिए, आप अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग कंडीशन में आप अपने ही स्टेटस को देख लीजिए, कहीं कुछ रोल है, कहीं कुछ रोल है ना आपके, ठीक है। तो उसी संदर्भ में कहा गया कि इसको मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान बोला, यानी परिस्थिति पुंज बोला, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर एक व्यक्ति डॉक्टर है तो कहीं पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, हो सकता है किसी क्लब का वो सदस्य भी हो, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। हाँ सर बिल्कुल। फिर कहता है परिस्थिति क्रम या श्रृंखला, एक व्यक्ति को लेकर जिक्र किया गया कि अपने जीवन काल में एक से अधिक परिस्थितियां धारण करता है। ठीक वही ऊपर का प्रोसेस है, एक व्यक्ति एक पद के बाद कई पद भी धारण करता चला चलता है, और यही प्रतिमान भी प्रतिपादन जो किया हुआ है वो भी मर्टन का ही रूप दर्शाता है। तो परिस्थिति क्रम भी आप इसको एक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये श्रृंखलाबद्ध मैं आपको एक बता रहा हूँ कुछ शब्दों के लेकर। स्थिति परक परिस्थितियां होती हैं, तो वह एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं स्थिति परक परिस्थिति में, तो एक अस्थायी पद जो किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है, जब तक वह किसी विशिष्ट स्थिति में होता है तथा वह उस परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका को सक्रिय रूप से संपादित करता है, जैसे यात्री हो गया, विवाहित हो गया, स्नातक हो गया इत्यादि। यानी ये कंडीशन के आधार पे है। स्थिति परक परिस्थिति एक अस्थायी पद है जो एक किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया है। भाई स्नातक कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप लाइफ टाइम तक स्नातक ही करते रहोगे, 3 साल बाद तो समाप्त हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं? जी सर। अगर आप कर रहे हैं यात्री, तो आप भाई 4 घंटे 5 घंटा मैक्सिमम, मान लो भाई 36-48 घंटे यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए जरा, विवाहित किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन होगा? विवाहित इस एग्जाम्पल में इसे विवाहित क्रिया लिखनी चाहिए थी या विवाह का परिपेक्ष लिखना चाहिए था, है ना।
यहाँ देखो कभी कभी क्या होता है कि शादी का टूट जाना या हाँ विवाह विच्छेद का हो जाना, हाँ सर, डाइवोर्स। हाँ डाइवोर्स, इस शब्दों को यहाँ पे रिलेट होना चाहिए था विवाहित वाला कंडीशन यहाँ पे, तब जाके दस, क्योंकि कुछ ये थोड़ी है कि सबका विवाह विच्छेद हो जाता है, सबका थोड़ी ना होता है कि नहीं। लेकिन सर यात्री यात्री कैसे रिलेट कर रहा है सर इससे? यात्री सफर हो रहा है ना, यात्रा हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। सर यहाँ पे डाइवोर्स का नहीं बनेगा सर, क्योंकि डाइवोर्स का अनुवर्ती परिस्थिति हो गया, यानी विवाह से पहले या विवाह या डाइवोर्स नहीं किए तो उससे पहले या डाइवोर्स के बाद, या अंतर्वर्ती नीचे वाला है सर। अच्छा ऊपर है कि देखिए, आप अगर मान लीजिए कैसे, चलो ठीक है, दोनों को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अंतर्वर्ती परिस्थिति वह एक स्थिति है जो पूर्णतः दो परिस्थितियों के रूप में बेसिकली कार्य करती है। अंतर्वर्तीय परिस्थिति कहलाती है वो, जैसे कि दो, जैसे अगर हम बात करें सगाई हो जाने पर विवाहित और अविवाहित के मध्य की परिस्थिति, है ना, मध्य की परिस्थिति। देखिए विवाहित और अविवाहित होने के मध्य की परिस्थिति, ये अंतर, ये तो ये सर वो नहीं है, विवाह विच्छेद का पार्ट ये नहीं है, अंतर्वर्ती परिस्थिति नहीं है सर, ये पूर्णतः बेसिकली कंडीशन बता रहा है भैया कि आप विवाहित हैं या ना आप विवाहित हैं। सर यहाँ हाँ पे सर। विवाह अविवाहित यहाँ दो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ दो पिलर दिया है कि आप कोई देखो, अगर आप सिचुएशन से विवाहित पहले हैं, और अभी। अगर आप विवाहित हैं तो डिवोर्स नहीं है आपका इसमें अंतर्वर्ती में, आप विवाहित हैं, आप विवाहित हैं आप, इसका मतलब आपकी शादी हुई ही नहीं, तो साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस शब्द यहाँ पे रिलेट नहीं होगा सर अंतर्वर्ती में। यहाँ तो डिफरेंस है विभिन्न प्रकार से शब्दों में। यहाँ जो अस्थाई पद, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक अस्थाई पद है। अस्थाई का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो, मैंने कहता नहीं कि अब एग्जाम ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि आपकी क्लास अस्थाई तरीके से ऑफ की गई है, इसका मतलब है कि दोबारा वो क्लास चलेगी। अस्थाई, मैंने अगर अस्थाई थोड़ी मैंने बंद कर दिया कि अब भाई क्लास ही अस्थाई रूप से बंद हो गई, है ना, अस्थाई है, इसका मतलब दोबारा आएगी। तो अस्थाई पद है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया गया है, यानी कुछ समय के लिए धारण है, फिर वो छोड़ देगा, वो पद वो छोड़ देगा। तो जब तक वो पद रहेगा तो विशेष स्थिति में रहेगा, जब तक वो पद उसके पास है तो विशेष कंडीशन में है, वह इसी परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका में सक्रिय रूप से संपादित करता है। उसी में यात्री कहा गया, भैया जुड़ा हुआ यात्रा कर रहा है, तो वो स्थिति परक पर है। अभी यात्रा बे थोड़ी का हमेशा वो यात्रा ही करता रहेगा, है ना, लाइफ टाइम तक का, है कि नहीं, ऐसा था ही नहीं। विवाहित प्रक्रिया रहेगी, स्नातक रहेगा, अब स्नातक की देख लीजिए, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री जो है डिग्री है आपके पास, या पीजी है, या तो ऐसी कंडीशन पे इसका ड्यूरेशन निर्धारित किया गया। अब ऐसे थोड़ी कि लाइफ टाइम ही करते रहो, ये अलग की बात है भाई। अगर आप 1 महीने कर रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, फिर अगले साल करा रहे हो, फिर 1 महीने, ऐसे तो होता ही नहीं कभी भी। तो सर फिर विवाहित वाली कंडीशन नहीं बनेगी इसमें सर? विवाहित सर इसमें विवाहित वाली कंडीशन ऐसे बन सकती है ना। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, विवाह विच्छेद लिखना चाहिए था। मैं यहाँ तो खुद बता रहा हूँ, यहाँ विवाहित के बजाय इसको विवाह विच्छेद होना चाहिए था। हाँ सर बिल्कुल। सर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि जैसे एक मतलब टाइम आता है शादी करने का भी, तो उसी हिसाब से बताया हो इसमें। तो नहीं, वो तो नीचे है, जो टाइम आता है नीचे है, विवाहित में है, वो अंतर्वर्ती में जो आप बोल रहे हैं। स्नातक बिल्कुल सही है सर यहाँ। हाँ, स्नातक बिल्कुल सही है, यात्री भी आपका सही है, विवाहित वाली जगह पे विवाह विच्छेद मैंने बता दिया, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना। यहाँ पे आगे बात करते हैं मुख्य परिस्थिति। इसमें एक शब्द आता है यहाँ पे कि इस अवधारणा का प्रयोग है जो E.T. हिटलर के द्वारा दिया गया, और इसके अनुसार कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, किंतु उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है उसी के नाम से वो जाना जाता है, वही मुख्य परिस्थिति कहलाती है। बात वही सही है, आपकी कई परिस्थितियां हैं, आपकी कई स्टेटस हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें आप फेमस हो गए आप उसी रूप में जाने जाते होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बात सत्य है ना। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द और मिल रहे हैं कि परिस्थिति से संबंधित कुछ अन्य जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने चल रहा हूँ कि क्या क्या नाम आएंगे उनकी अवधारणाओं में। लाइक जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि परिस्थिति प्रतिष्ठा एक शब्द है, इसी शब्द को दिया है वार्नर महोदय ने। परिस्थिति एक अस्थिरता शब्द है, इसी शब्द को डिफाइन किया है मेटा स्पेंसर महोदय ने। परिस्थिति एक संबंध है, इस शब्द को दर्शाया है बीरस्टीड महोदय ने। परिस्थिति एक क्रिस्टलीकरण है, इसी शब्द को दर्शाया है ग्रेहाई लेंस्की ने। किसने? ग्रेहाई
लेंसकी के द्वारा ये शब्द जो है दिए गए हैं। ये कुछ टर्म हैं, ये शब्द हैं, पेपर में पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा दिया गया है अवधारणा, वो नाम मैंने आपको यहाँ पे। परिस्थिति एक कुंठा शब्द आता है। परिस्थिति कुंठा शब्द किसका आता है? अल्बर्ट कोहन का नाम आता है। परिस्थिति एक शब्द आता है विशेष, इस शब्द को मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति समूह दृढ़ता एक शब्द आता है, ये शब्द दिया गया है किंग्सले डेविस के द्वारा। तो ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इस विद्वानों के द्वारा ये थोड़ी सी अवधारणा है। आगे हमारे सामने एक शब्द आता है रोल। रोल मीन्स क्या होता है? भूमिका। रोल मीन्स क्या होता है प्लीज? भूमिका। भूमिका, बिल्कुल आपने यहाँ पर सही जवाब दिया है। देखिए, अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा भी जा रहा है आपसे कि समाजशास्त्र में भूमिका किस तरीके से अदा हो सकती है या किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो समाज में एक व्यक्ति जिस स्थिति या जिस स्थिति में होता है उसे हम स्थिति कहते हैं, और उसी स्थिति और पद के परिणाम स्वरूप उससे कुछ निश्चित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो जब हम ऐसे कार्य करने की अपेक्षा आप रखते हैं या हम रखते हैं तो इन्हीं कार्यों को हम लोग कह सकते हैं कि ये भूमिका है, ये भूमिका है। बात को समझिएगा, भूमिका मीन्स रोल। तो मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला अगर कोई विद्वान था तो उसका नाम है G.H. मीड। इन्होंने अपनी एक किताब लिखा था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके। मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। जी सर, 1934। बिल्कुल, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा ये किताब जो दी गई 1934 में दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग जो किया है, व्यवस्थित तरीके से इसका जो यूज किया गया है, राल्फ लिंटन के द्वारा किया गया है। परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है। कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती है बल्कि वह भूमिका के ताने बाने से बुनी होती है। परिस्थिति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को भी भूमिका कहा जाता है। इसलिए राल्फ लिंटन ने भूमिका की परिस्थिति का संस्थात्मक पक्ष कहा है। भूमिका निर्माण करने वाले दो तथ्य हैं, जहां व्यक्तियों की आशाएं एवं इन आशाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार प्रमुख होता है ना, प्रमुख होता है। तो समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षी नहीं होता है ना। प्रत्येक भूमिका का महत्व तो अन्य परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में होता है। जैसे एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संबंध में निभाता है। व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा और यह उस समय की संस्कृति और मूल्यों के द्वारा तय होती है। प्रमुख परिस्थिति में संबंधित किया जाने वाला कार्य ही प्रमुख भूमिका कहलाता है। तो कहने का आशय यही है कि समाज में कोई भी भूमिका एक पक्ष नहीं होता है। प्रत्येक भूमिका का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों की भूमिका के संदर्भ में एक बात कही गई कि एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संबंध में निभाता है। व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा यह उस समाज की संस्कृति और मूल्यों के द्वारा तय होती है। इसी परिस्थिति के संबंध में किया जाने वाला जो भी कार्य होता है उन्हीं कार्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिका। मैंने शुरुआत में ही नाम रिलेट करा दिया था कि समाज में एक व्यक्ति जिस स्थिति या स्थिति में होता है उसे हम स्थिति कहेंगे, और उसी स्थिति और पद के परिणाम स्वरूप उससे कुछ निश्चित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, और इन्हीं कार्यों को भूमिका कहा जाता है। वही बात यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया गया है। ठीक है, तो ये भूमिका के बारे में था जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया है। भूमिका में कोई खास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में बेसिकली है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन हाँ, में आप लोगों को मिलता है MP सेट में, DSSB में, है ना, ये भूमिका शब्द आता है ना। लेकिन सर परिस्थिति से सर क्वेश्चन मैंने देखा है, परिस्थिति से क्वेश्चन बने तय है, परिस्थिति से प्रश्न बनते हैं सर, देखा है क्यों है आपने, तो बनते ही है। चलिए मैं एक बार भूमिका के कुछ प्रकार बता देता हूँ, कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं प्रकार, है ना, बता दें भूमिका के प्रकार। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, देखिए भूमिका के प्रकार, अगर मैं भूमिका के प्रकार पर बात करता हूं आप लोगों से,
तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक नाम राल्फ लिंटन, बता सकते हैं कितने प्रकार का बताया इन्होंने? बता सकते हो आप लोग, अभी भी बोला मैंने। सर 4 2, प्रदत्त और अर्जित, राल्फ लिंटन। ठीक है, बीर स्ट्रीट का बताइए जरा, परिभाषा अगर सुना होगा तो बता देंगे आप। चार्ज कर दे, चार्ज नहीं मिला, चार्ज नहीं, चार्ज है, कोई बात नहीं। बीर स्ट्रीट बताइए, बीर स्ट्रीट। पता नहीं सर। अरे भाई, एक आता है प्रमुख भूमिका, एक होती है सामान्य भूमिका। ओके सर, ओके। एक होती है प्रमुख और एक होती है सामान्य। देन बस ये 2 ही नाम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, नडेल का नाम देख लीजिए, नडेल, इससे शायद सवाल हम लोगों ने देखा है नडेल से, और वो भी ध्यान से जब इसके 2 प्रकार थे, एक था संबंध भूमिका, संबंधात्मक भूमिका, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ यही पेपर में शायद आया हुआ था, गैर संबंधात्मक भूमिका। ये जो आप लोग कर रहे हैं 2000 आरपीएससी वाला सवाल, उसमें मैंने करवाया है। ये 2 टाइप का होता है नडेल का, बस। अब यहाँ पे ये होता है क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर आप बताइए जरा, मैंने डॉक्टर एक शब्द बोला है, मैंने एक डॉक्टर शब्द बोला है यहाँ पे, आप मुझे बताइए कि ये अर्जित है? अर्जित। अर्जित है सर। अर्जित सर, अर्जित। अर्जित परिस्थिति, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ डॉक्टरी, बात को ध्यान समझिएगा, मैंने डॉक्टरी बोला है। डॉक्टरी में बताइए आप सभी लोग, ये परिस्थिति है या भूमिका है या अर्जित है? भूमिका। सर भूमिका। डॉक्टरी, बिल्कुल, डॉक्टरी भूमिका है, यानी समझ गए आप, बहुत बढ़िया। मजदूरी? सर भूमिका। भूमिका, बिल्कुल सही, बिल्कुल बोल, आप समझ गए आप लोग, ये भूमिका है डॉक्टर। अच्छा, तबला वादन? तबला वादन सर भूमिका। तबला वादन है, भूमिका है। तबला वादक अगर होता, तबला वादक, हाँ हाँ, तो सर अर्जित होता। तब वो अर्जित होती। तबला वादक अगर होता तो अर्जित होता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें थी, जो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा एग्जाम्पल पर बात किया है। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान संस्था या संस्था, बिल्कुल आपने यहाँ पे सही कहा। अब देखिए, संस्था साधारण शब्दों में अगर हम आप लोगों से बात करते हैं तो हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? प्लीज़ एक बार अपने शब्दों में आप लोग बताइए, बाकी तो आज क्लास आप सबकी संस्था पर चले। प्लीज़ एक बार डिफाइन करें कि संस्था की परिभाषा क्या हो सकती है? सर, संस्था बेसिकली अगर कहें तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसमें कुछ लोग होते हैं और उनमें कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जिसके माध्यम से हम समाज को समाज कल्याण की तरफ ले सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर कोई काम कर रहे हैं समाज के कल्याण के आधार पे, कोई संगठन बना के या कोई संस्था बना के, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बेसिकली इंस्टीट्यूट हो सकता है, या तो हम इसका एक दूसरा नाम और दे सकते हैं और उसे हम लोग एक पर्यायवाची शब्द में कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन शब्द, यानी कि संस्था कहीं कहीं बोल सकते हो आप, तो इसे कहीं कहीं संघ या समिति के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। परंतु इनमें बड़े अंतर है, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि समिति किस रूप में होगी, संघ किस रूप में होगी, संस्था किस रूप में होगा, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरीके की चीज़ों को पर्यायवाची शब्द के रूप में संबंध में उसको रिलेट करा देते हैं, है ना। तो संस्था बेसिकली क्या होता है, एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यही अगर कीवर्ड याद रहेगा आपको ना,
तो बड़ी मदद करेगा आपसे आगे जितने भी शब्द आने वाले हैं। जब मैं आपसे कभी बात करता हूँ नियमों को लेकर, मैं आपसे बात करता हूँ मानदंडों को लेकर, संस्था नियम और मानदंड की एक मानवीय रूप से तैयार एक संरचना होती है कि नहीं? मानवीय रूप से तैयार संरचना है ना, जो सामाजिक व्यवहार को आकार देती है। क्या ये बात सही है? जो सामाजिक व्यवहार को आकार देती है, बिल्कुल सर। जी सर। आकार देती है और उसे क्या करती है? नियंत्रित करती है, उसे नियंत्रित करती है। तो ये काम करता कौन है? ये सब संस्था। ये काम करता कौन है? ये काम करती है संस्था। बिल्कुल। तो कहने का जो मेरा आशय है यहाँ पर आप सभी लोगों से, कि संस्था के संदर्भ में या इनके परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में जब मैं आप सबसे बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो किन किन शब्दों से ये बेसिकली रिलेट होता है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए देखिए आगे। समाज में दो प्रकार के हित होते हैं। समाज में दो प्रकार के हित होते हैं। एक होता है सामान्य हित और एक होता है विशेष हित। सामान्य हित बेसिकली सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि विशिष्ट हित जो है किसी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और इन्हीं विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि संस्था यानी सामान्य के लिए होगी। हाँ सर। जब यहाँ पे कह दिया कि विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समिति का निर्माण हो रहा है, तो विशेष आवश्यकता ऐसी होगी कुछ समय के लिए होगा, ठीक है? तो बिल्कुल सर। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण हो रहा है और इन्हीं समितियों के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति तभी जो है संभव हो जाती है। जबकि समिति का संचालन एक व्यवस्था के द्वारा हो, कुछ नियम और कार्य प्रणालियों का अपनाया जाना हो। अब देखिए, कह रहा है कि विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया आपने और उन्हीं समितियों के द्वारा आपने उन्हीं जो विशेष उद्देश्य बनाए हैं, उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेसिकली कार्य किया। अब समिति का संचालन जब हो रहा है, जो वो एक व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, एक सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऊटपटांग तरीके से हो रहा है। तो उसमें जाहिर सी बात है समिति में कुछ नियम होंगे, कुछ मानदंड होंगे, कुछ कार्य प्रणालियाँ होंगी, कुछ गतिविधियाँ होंगी, सिद्धांत होंगे, टेक्निक होंगे, आचार संहिता होंगे, ये इत्यादि चीज़ें बेसिकली उसमें शामिल होंगी समितियाँ में। उन्हीं समिति को इन्हीं कार्य प्रणालियों और नियमों के बेसिकली क्या कह दिया गया? संस्था बोल दिया गया। क्योंकि अब उस समिति में बेसिकली हुआ क्या कि उस समिति में ना, उस समिति के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकी जब उस कार्य पर हमने लक्ष्य बनाकर काम करना शुरू किया तब। और जब हमने लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को नियम बनाने पड़े, कार्य प्रणालियाँ बनानी पड़ी, आचार संहिता बनाना पड़े, ताकि उसका उल्लंघन ना हो पाए। जब नियम वगैरह उस विशेष उद्देश्य में आपने डाल दिया ना, तो वो बेसिकली ब्रॉड लेवल का टॉपिक बन गया, एक प्रकार के सामान्य हितों की बात करने लगा धीरे धीरे। मतलब यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गया है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला जो सेंटेंस बन रहा है वो आपका इसी पैराग्राफ में बन रहा है। फिर आगे कहता है, इसी प्रकार परिवार, राज्य, विवाह, सरकार सभी संस्थाएं हैं, जब समिति बनाते हैं तब वे सामान्य कार्य व्यापार के संचालन और सदस्यों के परस्पर नियमन और नियम और कार्य प्रणालियाँ भी बनाते हैं। वे नियम ही संस्थाएं कहलाती हैं। बेसिकली नियम बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करना है ना, व्यक्ति समाज में ही रहकर कर पाता है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समिति का निर्माण किया और यही समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती हैं। और समिति व्यक्तियों का समूह है, समिति व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति
समिति की सहायता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति नियमानुसार करता है, नियम के अनुसार करता है। तो इन्हीं संदर्भों में ये बात कही गई कि मानव के कुछ सामान्य हित तथा कुछ विशेष हित होते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय कहते हैं और विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समिति कहते हैं। अब देखिए साफ शब्द में यहाँ पे हो गया कि मानव के कुछ सामान्य हित और कुछ विशेष हित होते हैं और सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए जो संगठन है उन्हीं संगठन को समुदाय कह दिया और विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों की जो समिति है संगठनों को समिति कहते हैं। मतलब विशेष हितों की पूर्ति के लिए संगठनों की समिति कहते हैं, संगठनों को समिति कहेंगे। संगठन बेसिकली समिति होगा, है ना। तो विशेष उद्देश्यों या हितों के कार्य के रूप में परिणित करने के लिए जो साधन तौर तरीके विधियां प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती है उन्हें संस्था कहते हैं या उन्हें संस्था कहा जाता है। तो एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है, वही संस्था है या उसे संस्था कहा जाता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, आगे देखेंगे और सरल होता चला जाएगा। बोगार्स, सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों की आवश्यकता के लिए या व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति या जरूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने, कहा कि सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है, सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है, यही बोला था, जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा, है कि नहीं, जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा, प्रणालियां यानी विधियों द्वारा व्यक्तियों की या लोगों की ठीक है आवश्यकताओं की या जरूरतों की पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। मैं कई बार पेज ने कहा कि संस्था कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा को कहते हैं जो समूह की सामूहिक क्रिया की विशेषता दर्शाती है। तो संस्था कार्य प्रणालियों की स्थापित स्वरूप है या दशा कहते हैं जो समूह की सामूहिक क्रियाओं की विशेषता को दर्शाती है। सदरलैंड, एक संस्था अनरीतियों, यहाँ पे अनरीतियां लिखा हुआ है, जनरीतियां होना चाहिए अनरीतियां होना चाहिए भैया, जनरीतियां सर, जनरीतियों, जनरीतियां एवं रूढ़ियों, ऐसा समूह है, नहीं अनरीतियां सही होगी सर। अनरीतिया का कोई मतलब ही नहीं बनता सर, जनरीतिया और रूढ़िया की बात करता है सर। यहाँ पे अनरीतिया का मतलब तो कुछ होता ही नहीं। रूढ़ियां शब्द क्या होता है सर? यहाँ पे सर शब्द जो होता है एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं निगेटिव शब्द दर्शाता है। क्या बात इससे सहमत है आप रूढ़ियों शब्द से? हाँ, जैसे सर बोलते हैं रूढ़िवादी सोच का इंसान है। रूढ़िवादी सोच यानी पूर्व विचार धारणाएं, उसको सर स्टीरियोटाइप्स। हाँ सर, पूर्वाग्रह से ग्रसित। बस समझ गए आप। अब देखो, अब आपको जनरीति के बारे में बता दूं। जनरीति, पहली बात तो ये चीज याद रखिएगा, जनरीति जो शब्द है सर वो समनर का है। जनरीति है कि नहीं? जनरीति किसकी शब्द है? जी सर, समनर का। समनर का है। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्रयत्न कार्य करते हैं तो वह एक सामूहिक घटना बन जाता है। मतलब समुदाय है, उस समुदाय में अनेक व्यक्ति हैं, अब उद्देश्य का प्रयास कर रहे हैं और उस उद्देश्य के प्रयासों में वो चीज़ें क्या बन जाएगी, सामूहिक घटना बन जाएगी। और जब सामूहिक घटना बन गई तो उसे जनरीति कहेंगे। अब इसने कहा कि एक संस्था, मान लीजिए यहाँ पे जनरीति पढ़ता हूँ, जनरीति या रूढ़ियों का ऐसा समूह जो कुछ मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में केंद्रित या केंद्रीभूत होता। सही है, यहाँ पे अनरीति लिख दिया भाई, जनरीति होना चाहिए, सही जवाब है, ये आपके जनरीति होगा। ठीक है सर, ये डेफिनेशंस है। अनरीतियाँ निगेटिव पॉइंट दर्शाता, और ये कब दर्शाता अनरीति,
बेसिकली जनरीति के बेसिकली अपोजिट में दर्शाता है, जब बेसिकली कोई सामूहिक घटना प्रस्तुत ही नहीं होती है ना, ठीक है, उन पर कंडीशन में दर्शाता। लेकिन ये डेफिनेशंस है तो इन्होंने जनरीतियाँ और रूढ़ियों को लेकर बात किया है, मतलब सामूहिक घटना को लेकर बात किया, सामूहिक घटना को लेकर इन्होंने चर्चा किया है यहाँ पर। बेबलिन जो है संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार वाली एक स्थिर आदतें हैं, ये बेबलिन के डेफिनेशंस है। रॉस ने कहा है सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है, ये डेफिनेशंस है। ये एक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए संस्था के कार्य हैं और महत्व है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप कल स्टडी करें, ठीक है, और उसके आगे भी आप पढ़ेंगे थोड़ी छोटी चीज़ें, समिति वगैरह बीच बीच में मैं आप लोगों को और चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। जिसे अलग से आप लोगों की PDF, जैसे मैंने कोई अलग टॉपिक यहाँ पे टच करूँगा तो उस टॉपिक की भी मैं अलग से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। अच्छा, सभी लोगों ने इस PDF को तो सीन किया ही होगा, देखा? हाँ सर, पूछ सकता है। हाँ, यदि आपने देखा है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।